हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मेनिया पर। आज हम क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स डिस्कस करने जा रहे हैं। हमेशा की तरह ये भी एक वन शॉट वीडियो है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो जनरल फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, वो होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a, b एंड c आर रियल नंबर्स। ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर कुछ इस प्रकार से है। अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स रिप्रेजेंट्स अ लाइन, यानी हम इस चैप्टर में ये देखेंगे कि कोई भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है, और वो लाइन एक यूनिक लाइन होती है जो कि सिर्फ उस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है उसके करस्पॉन्डिंग होती है, और ये लाइन हमें कार्टेशियन प्लेन में देखने को मिलती है। तो अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स रिप्रेजेंट्स अ लाइन, अ यूनिक लाइन इन कार्टेशियन प्लेन। जो सेकंड पॉइंट है इस चैप्टर में वो है ईच पॉइंट ऑन दैट लाइन। जो लाइन हमें किसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के लिए मिलेगी, उस लाइन का हर एक पॉइंट उस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा, is a solution of that given linear equation. As there are infinite points on a line, और हमें यह भी समझना होगा क्योंकि एक लाइन के ऊपर हमारे पास infinite points होते हैं, इसलिए किसी linear equations in two variables के infinite solutions होंगे। As there are infinite points on a line, there would be this implies there would be infinite solutions for a linear equation in two variables. ये सभी बातें आपको जब आप चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो सभी बातें आप जो है इसको इंट्यूटिवली समझ पाएंगे। और जो फ्लो चार्ट है चैप्टर के लिए वो कुछ इस प्रकार से है कि पूरे चैप्टर को आप इस तरीके से एक फ्लो में रख सकते हैं। देखिए, इस चैप्टर में आपको कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स मिलेंगी। उन वर्ड प्रॉब्लम्स को आप कोरस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशंस में चेंज करेंगे। फिर उन कोरस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन के लिए आप सम रैंडम सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। ये रैंडम सॉल्यूशंस आप बॉक्स बना के फाइंड करते हैं। आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज रखते हैं, कुछ रैंडम वैल्यूज रखते हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल की कुछ वैल्यूज आपको मिलती हैं। एक्स वाई के आपको पेयर्स मिलते हैं, और कुछ एक्स वाई के पेयर्स आप फाइंड आउट करते हैं जो कि आपके रैंडम सॉल्यूशंस होते हैं। जब आपके पास 2 to 3 सॉल्यूशंस एटलीस्ट आ जाते हैं तो आप उस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं, जो कि हमेशा एक लाइन होती है ऑन द कार्टेशियन प्लेन। तो कोई भी वर्ड प्रॉब्लम अगर आपको इस चैप्टर से जुड़ी मिलती है तो आप उस वर्ड प्रॉब्लम के लिए कोरस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स फाइंड करते हैं। उसके बाद आप कुछ रैंडम सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं बॉक्स बना के। उसका तरीका भी आप देखेंगे इसी वीडियो में। और उसके बाद जब आप उस लीनियर इक्वेशन के लिए ग्राफ बनाते हैं तो वो एक लाइन निकल कर आती है, एक लाइन बनती है ऑन द कार्टेशियन प्लेन। आइए देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, कितने प्रकार के क्वेश्चंस इस चैप्टर में हमें देखने को मिलते हैं। तो पहले टाइप का जो क्वेश्चन है वह है कि गिवन अ लीनियर इक्वेशन, आपको पहले से एक लीनियर इक्वेशन दी रहेगी इन टू वेरिएबल्स, और आपको ए, बी एंड सी कोफिशिएंट फाइंड करने पड़ेंगे उस लीनियर इक्वेशन के लिए। जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन है इस चैप्टर में वो कुछ इस प्रकार से है कि गिवन अ पॉइंट, आपको एक पॉइंट दिया रहेगा ऑन कार्टेशियन प्लेन का एक पॉइंट दिया रहेगा। फाइंड इक्वेशन ऑफ सम लाइंस, आपको कुछ लाइंस की इक्वेशंस, कुछ लाइंस की इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेंगी पासिंग थ्रू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। उस गिवन पॉइंट से जाने वाली कुछ लाइनों के आपको इक्वेशन फाइंड करने पड़ेंगे। और आप अभी आगे ये सीखेंगे कि एक पॉइंट से, और शायद आपको पता भी होगा कि एक गिवन पॉइंट से आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकती हैं। आपको सभी लाइनों के इक्वेशंस नहीं देने, आपको 1-2 लाइनों के इक्वेशंस देने हैं जो कि उस पॉइंट से पास होते हैं। जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन है इस चैप्टर में वो है गिवन अ वर्ड प्रॉब्लम, आपको कोई भी वर्ड प्रॉब्लम दी रहेगी। फाइंड द कोरस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन, जैसा कि अभी हमने फ्लो चार्ट में भी देखा कि आपको उस वर्ड प्रॉब्लम के लिए कोरस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन फ्रेम करना होगा एंड देन रिप्रेजेंट इट ऑन ग्राफ। और फिर आपको उस लीनियर इक्वेशन के लिए, उस कोरस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन के लिए ग्राफ बनाना होगा जो कि हमेशा कार्टेशियन प्लेन पे एक लाइन की फॉर्म में आएगा। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने पड़े जो कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने पड़े जो कि उस कोरस्पॉन्डिंग वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड हो। गिव आंसर्स टू सम रिलेटेड क्वेश्चंस, जो कि कोई बड़ी डील नहीं है, उसको आसानी से आप कर सकते हैं। तो पहले टाइप का जो क्वेश्चन बनता है उसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फाइंड कोफिशिएंट्स ए, बी
एंड सी इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये 4 इक्वेशंस हैं, ये लीनियर इक्वेशंस हैं इन 2 वेरिएबल्स। इसमें आपको ए बी एंड सी फाइंड करने हैं। जनरल फॉर्म अगर आप याद करें तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, मीन्स कहीं पर भी नेगेटिव नहीं है। अगर आपको कहीं पे किसी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में माइनस दिखता है तो वो इन ए बी एंड सी के माइनस होने की वजह से होगा। जनरल फॉर्म में कहीं पर भी माइनस नहीं है। तो देखिए 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है। अब आप कह सकते हैं कि सर यहाँ पे तो एक ही वेरिएबल है x, 2 वेरिएबल्स तो है नहीं। तो देखिए आपको 2 वेरिएबल्स यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। 2x ये रहा, हम मान लेते हैं कि y यहाँ पर कोई वेरिएबल था, उसका कोफिशिएंट 0 था जिसकी वजह से वो टोटल 0 हो गया और यहाँ पर दिखा नहीं हमको, और माइनस 3 एज इट इज रहेगा। तो देखिए 2x और माइनस 3 ऐसा का ऐसा है। यहाँ पर आपके पास एक वेरिएबल मिसिंग था, आपने उसको 0 कोफिशिएंट देके उसको वहाँ पर लिखा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, y का कोफिशिएंट b होता है, और विदाउट एनी वेरिएबल जो टर्म होती है वो आपका c होता है। तो c आपका -3 हो गया, b 0 हो गया और a आपका 2 हो गया। अगर आप इसमें चेक करें तो इसमें तो तीनों आपको डायरेक्ट दिख रहे हैं। a आपका -3 है, b +4 है एंड c आपका +7 है। इस इक्वेशन में देखिए y इक्वल टू 3, इसमें आपका x मिसिंग है तो हम यहाँ x लिखेंगे, उसको कोफिशिएंट 0 देंगे। हम ये मानेंगे कि उसका कोफिशिएंट 0 था जिसकी वजह से वो 0 हो गया और यहाँ पर दिखा नहीं। प्लस में y ये वाला, और आपने राइट हैंड साइड में 0 रखना है। आप जनरल इक्वेशन को अगर याद करें तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, राइट हैंड साइड में जनरल फॉर्म में 0 है। इट मीन्स आपको इसको इधर लाना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड में और यहाँ पर 0 बनाना पड़ेगा। तो इससे हमारा जो c है वो -3 आ जाता है, y का जो कोफिशिएंट है वो +1 है एंड x का जो कोफिशिएंट है वो 0 है, यानी a 0 हो गया, b हमारा 1 हो गया और c हमारा -3 हो गया। इस इक्वेशन को पहले आप इस फॉर्म में लिखेंगे एंड देन a b एंड c आप फाइंड कर सकते हैं। फोर्थ इक्वेशन देखते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 0। यहाँ पर आपका a 1 है, b भी आपका 1 है, c आपको नहीं नजर आ रहा तो c आपका 0 है। आइए सेकंड टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ 2 लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट 4, 16। ये आपके पास एक्स वाई का पेयर है। आपने आई होप आपने 3rd चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर जो मैंने बनाया है वो वीडियो आपने देखा होगा। तो उस वीडियो को देखकर कोई भी बच्चा जो है कार्टेशियन प्लेन पे किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो हम मानते हैं कि अगर हमें ये दिया हुआ है कि 4, 16 एक्स वाई का एक ऑर्डर्ड पेयर है जो कि कार्टेशियन प्लेन पर किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, उस पॉइंट से जाने वाली हमें 2 इक्वेशंस फाइंड करनी है। तो यहाँ पर मैंने कुछ इनपुट्स लिखे हुए हैं। पहले तो मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है कार्टेशियन प्लेन पे। मान लेते हैं ये 4, 16 पॉइंट है। अब इस पॉइंट से जाने वाली आप इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपसे डिस्कस करा। अब हमें उन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस में से 2 लाइंस की इक्वेशन देने, एनी 2 लाइंस की, बट वो लाइंस जो है इस पॉइंट से पास होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन पास थ्रू अ गिवन पॉइंट, बट हमें उसमें से कोई भी 2 या 3 लाइंस अगर उनकी इक्वेशंस लिखनी है तो कैसे लिख सकते हैं। ऑल दोज लाइन इक्वेशंस, वो सभी लाइन की इक्वेशंस विच गिव y इक्वल टू 16 4 x इक्वल टू 4, वो सभी लीनियर इक्वेशंस जो हमको x इक्वल टू 4 रखने पर y इक्वल टू 16 दे, वो सभी इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस होंगी जो इस पॉइंट से पास होंगी। क्योंकि देखिए इस पॉइंट में x और y के बीच में जो रिलेशन है वो ऐसा है कि ये जो y है वो x का 4 टाइम्स है, ऐसे भी समझ सकते हैं। या फिर x रखने पर y हमें 16 मिल रहा है, x 4 रखने पर y 16 मिल रहा है। तो ऑल दोज लाइन्स इक्वेशंस विच गिव y इक्वल टू 16 4 x इक्वल टू 4 विल पास थ्रू दिस पर्टिकुलर पॉइंट। सो आउट ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, हमारे पास इस पॉइंट से पास होने वाली लाइंस की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं। सो आउट ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज 2 पॉसिबिलिटीज आर y इक्वल टू 4x। देखिए x की जगह पे 4 रखो, y की वैल्यू आपको 16 मिलेगी। आप इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। ये जनरल फॉर्म नहीं है ना, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म कुछ इस प्रकार का होता है, राइट हैंड साइड में 0 होता है। इसी को आपने इस तरीके से लिखा। या फिर ये हमारी एक लाइन हो गई। दूसरी लाइन जो कि इस पॉइंट 4 16 से पास होगी वो होगी y इक्वल टू 2x प्लस 8, क्योंकि देखो इस इक्वेशन में भी x की वैल्यू 4 रखने पर 4 2 जार 8, 8 प्लस 8 आपको 16 ही मिल रहा है। और इस इक्वेशन को भी आप जनरल फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं।
तो ये और ये एक ही बात है और ये एक ही बात है, यानी कि आपने दो इक्वेशंस ऐसी दे दी हैं जो कि इस पर्टिकुलर पॉइंट 416 से पास हो रही हैं। वन मोर, देखिए मैंने आप क्वेश्चन में तो 2 इक्वेशंस उसने मांगी थी, लेकिन मैं एक इक्वेशन और दे दी, और आप चाहें तो एक दो इक्वेशंस आप अपनी तरफ से और भी ऐसी बना सकते हैं जो आपको x की वैल्यू 4 रखने पर y की वैल्यू 16 दे। तो एक इक्वेशन ये और हो सकती है, y इक्वल टू 3x प्लस 4। देखिए y x की वैल्यू 4 रखोगे तो 4 3 जा 12, 12 प्लस 4 16 ही आ रहा है, y की वैल्यू 16 मिल रही है जब आप x की वैल्यू 4 रख रहे हैं। तो ये तीन ऐसी इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जो ऐसी लाइन्स रिप्रेजेंट करेंगी कार्टेशियन प्लेन पे जो इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास होंगी। To draw the graph, we just have to write the given equation such that one variable is in terms of the other variable। देखिए अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, लाइन ड्रॉ करनी किसी लीनियर इक्वेशन के लिए, तो हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपको एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में रखना पड़ेगा। देन वी हैव टू पुट सम एप्रोप्रिएट वैल्यूज। देखिए मैंने इसको बॉक्स में रखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। आपको एप्रोप्रिएट वैल्यूज रखनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, जिसको आप रैंडमली अपनी तरफ से वैल्यूज रखेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था वो x था, हम x की ऐसी वैल्यूज रखेंगे एप्रोप्रिएट वैल्यूज जिससे कि हमारा जो y है वो या तो इंटीग्रल वैल्यूज में आए। ये चीजें आपको समझ में आएगी जब आप क्वेश्चंस करेंगे। देन हैव टू पुट सम एप्रोप्रिएट वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू टेक करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर हमें मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज चाहिए तो हम एप्रोप्रिएट वैल्यूज रखेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। देन वन पेयर ऑफ एक्स वाई इज वन ऑफ द सॉल्यूशंस। आपको एक्स और वाई का जो पेयर मिलेगा ऐसी इस तरीके से इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू रख के डिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यू मिलेगी, इससे आपको एक्स वाई का एक पेयर मिलेगा जो कि आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में से एक सॉल्यूशन होगा। देन वी हैव टू गेट 2 सच पेयर्स। हमको एक्स वाई के ऐसे 2 पेयर फाइंड करने पड़ेंगे। देन लोकेट दीज 2 पॉइंट्स ऑन कार्टेशियन प्लेन। फिर हम एक्स वाई का एक पेयर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, एक्स वाई का एक दूसरा पेयर दूसरे पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। इन दोनों पॉइंट्स को हम कार्टेशियन प्लेन पे क्या कर लेंगे, लोकेट कर लेंगे। एंड देन ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। उन पॉइंट से जाने वाली हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यही हमारी लीनियर इक्वेशंस के लिए ग्राफ होगा। द लाइन ड्रॉन इज द रिक्वायर्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। द लाइन ड्रॉन is the required graphical representation for the given linear equation in 2 variables। आइए अब थर्ड जो टॉपिक है इस चैप्टर में उसको देख लेते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ आप कैसे डील करेंगे। तो पहली वर्ड प्रॉब्लम, ये मैंने एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन रखा है, इसको मैं एनसीईआरटी का पूरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ कि 2 गर्ल्स हैं, वो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में कुछ पैसे जमा करते हैं और दोनों लड़कियां जो है मिलकर 100 रुपीज़ जमा कर रही हैं। अब फर्स्ट गर्ल और सेकंड गर्ल कितना जमा कर रही है उससे आपको अलग से नहीं बता रखा है, बट उनका जो दोनों का मिलाकर पैसा है वो 100 रुपीज़ है। तो मान लेते हैं कि ऐसे फातिमा ऐसे करके कुछ नेम है, तो मान लेते हैं कोई गर्ल है ए, उसने x रुपीज़ दिए, कोई गर्ल है बी, उसने जो है y रुपीज़ दिए और दोनों का सम कितना है 100 है। तो वर्ड प्रॉब्लम में ये इक्वेशन निकल कर आएगी। अब हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में, देखिए 2 वेरिएबल्स एक साइड है और एक तरफ आपके नंबर है, लेकिन हमने क्या बोला कि हमने एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में लिख लेना है। तो हम y को यहीं रहने देंगे, x को उधर ले जाएंगे, तो हमको इक्वेशन मिला। अब हमें ऐसे एक बॉक्स बना लेंगे, x एंड y इस तरीके से लिख लेंगे। अब x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट मतलब किसी पे डिपेंड नहीं है। हम यहाँ पे वैल्यूज एप्रोप्रिएट वैल्यूज रखेंगे, कुछ सोच समझ के वैल्यूज रखेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे वैल्यूज रखने के बाद, और हमको फिर y मिलेगा। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूँ तो y की वैल्यू देखो हमें 100 मिलेगी, और x की वैल्यू अगर मैं 100 रख देता हूँ तो 100 माइनस 100 0, यानी कि y की वैल्यू मुझे 0 मिलेगी। मैं चाहूँ तो x की वैल्यू 50 भी रख सकता था, तो मेरे को y की वैल्यू 50 मिलती है। x की वैल्यू 10 रखूंगा तो y की वैल्यू 90 मिलेगी। इस तरीके से मैं x की इनफाइनाइट वैल्यूज रख सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि आप x के लिए कोई भी रियल वैल्यू रख सकते हैं और इनफाइनाइट रियल वैल्यूज होती हैं, और आपको इनफाइनाइट y वैल्यूज भी मिलेंगी कॉरस्पॉन्डिंग। बट हमें सिर्फ x y के 2 पेयर चाहिए, जैसे कि अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया था। एक पेयर हमारा ये होगा, एक पेयर ये होगा। ये हमारे लिए सफिशियंट होगा कि हम इस इक्वेशन के लिए एक लाइन ड्रॉ कर सकें। तो देखिए पहला पॉइंट है x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 100, तो ये पॉइंट 0 100 हो गया। दूसरा x की वैल्यू 100, x की वैल्यू 100 तो y की वैल्यू 0। अब इन दोनों पॉइंट से जाने वाली ये लाइन हमारी आ गई। इसी लाइन पर देखो हमें ये पॉइंट भी मिल रहा है, जबकि हमने ये पॉइंट यहाँ पर लोकेट नहीं करा था, हमने ये 2 पॉइंट लोकेट करे थे, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, जबकि हमें ये पॉइंट भी मिल गया जो कि ये था। इसके अलावा इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब इसी के सॉल्यूशंस होंगे इस इक्वेशन के।
जितने भी पॉइंट्स इस लाइन पर होंगे वो इसके सॉल्यूशंस होंगे। देखो मैंने एक रैंडम पॉइंट यहाँ पे रखा हुआ है, अगर मैंने x की वैल्यू -100 रख दी होती तो मेरे को y की वैल्यू क्या मिलती 200। देख लो x की वैल्यू -100 रखी होती तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो 100 + 100 y की वैल्यू 200 मिलती। और वो देखो आपको इस लाइन पर भी दिख रहा है कि अगर x की वैल्यू अपने -100 रख दी होती तो आपको y की वैल्यू 200 ही मिल रही होती। आइए एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ये फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो आप इस तरीके से टेबल बनाएंगे डायरेक्ट। x की वैल्यू अगर मतलब c की वैल्यू 0 रख दूं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, फ़ारेनहाइट की वैल्यू आपको 32 आएगी। इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है कि डिग्री सेल्सियस में ऐसी कौन सी वैल्यू कि उसको यहाँ पे रखने पर आपको फ़ारेनहाइट में भी वही वैल्यू मिले। तो मैंने जानकर यहाँ पे मेरे को, क्योंकि आंसर हमें पता ही है कि मैं तो देखिए कई सौ वर्षों से पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता है -40 वो वैल्यू आती है। इसको एल्जेब्रिकली भी आप सॉल्व करके -40 ला सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर कोई x वैल्यू है और x वैल्यू रखने पर ये पूरा सॉल्व होकर आपको x ही मिलता है। इस तरीके से इक्वेशन आप बना सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे आपने x रखा, सॉल्व करा, आपको x ही मिले, तो फिर अब उसको आप एल्जेब्रिकली 1-2 स्टेप सॉल्व करेंगे तो आपको x की वैल्यू -40 ही आएगी। तो मैंने रैंडमली यहाँ पे पहले से ही x की वैल्यू -40 रख दी। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, देखिए 5 से -40 कितने टाइम्स जाएगा, -8 टाइम्स, एंड 9 8 जार 72, -72 आएगा, -72 + 32, ओवरऑल वैल्यू -40 आएगी। यानी x की वैल्यू -40 रखी है आपने और आपको फ़ारेनहाइट भी -40 मिला। तो इस तरीके से ये हमको एक पॉइंट ये मिल गया, एक पॉइंट ये मिल गया। इन दोनों पॉइंट को मैंने देखिए यहाँ पे रिप्रेजेंट करा हुआ है। ये मैंने एक्चुअली इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करा हुआ है क्योंकि ये 10 के मल्टीपल्स में थे, इनको रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा ईजी था। आप चाहें तो इसको भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए पॉइंट हमें मिल भी गया है। देखिए x की वैल्यू अगर मैं 0 रखूं, यानी c की वैल्यू में 0 रखूं, तो y की वैल्यू देखो मेरे को 10, 20, 30, 32 मिल रही है। ऐसे और भी पॉइंट मेरे को मिलेंगे। देखो -40 अगर मैं x रखता हूँ तो y भी मेरे को -40 मिल गया। तो एक पॉइंट तो मैंने ये रिप्रेजेंट करा हुआ है और एक पॉइंट मैंने x की वैल्यू 10 रिप्रेजेंट करूँ तो y की वैल्यू 50। तो इन पॉइंट से जाने वाली मेरे को ये लाइन मिल गई। तो और भी अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड और क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करेंगे और ये जो मैंने आपको बेसिक्स और कॉन्सेप्ट्स बताए इनको भी ध्यान में रखेंगे तो आई होप आपका ये चैप्टर अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।